सब कुछ फ्यूचर में शुरू होता है जब क्रीचर्स ने धरती पर कब्जा कर लिया था और 10 साल गुजर चुके हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट यंगफिन अपनी बहन किंशर को भागने को बोलते हुए किसी अटैक से खुद की रक्षा करता है कि तभी एक मॉन्स्टर उसे पेट पे किक मारता है। वो क्रीचर उसे खत्म करने लगता है। तभी किंशर बीच में कूद जाती है और अपनी पीठ पर एक स्टील व्हिप खा लेती है। यंगफिन चीखते हुए अपनी बहन को पकड़ता है और पूछता है, तूने ये क्यों किया? इसी पल उसे वो पावर मिलती है जो सिर्फ उस तरह के प्रोटैगनिस्ट को मिलता है जिसने बहुत सफर किया होता है, और वो एक ही अटैक से मॉन्स्टर का हाथ और सिर काट देता है। उसने क्रीचर का कोर निकाल लिया और बहन से कहता है कि वो होली वाटर किसी भी हाल ले आएगा। वो उसे यांगलू बेस नंबर 3 लेकर जाता है, लेकिन गेट पर पहुंचते ही उसे एक जोड़ी करते कुछ अलग ही दिखते हैं। और जरूरी बात यह है कि वो औरत उसी की गर्लफ्रेंड। जब वो अचानक आता है तो गर्लफ्रेंड कंफ्यूज होती है और एक लड़का जो क्लाउड कहलाता है कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक लेवल 8 बॉस से बचकर निकल जाएगा। यंगफिन चीखता है, तुम कैसे जानते थे? पर उसी वक्त उसकी बहन दर्द से कराहती है। वो कहता है कि बाद में बात करेंगे और तुरंत होली वाटर मांगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का ओपोनेंट पूछता है कि इतनी कीमती चीज उसे ही क्यों देनी चाहिए। यंगफिन ट्रेड का प्रस्ताव देता है, वो अपना रिंग दे देगा। वो कहता है कि इसके साथ वो कुछ भी खरीद सकता है। आदमी मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर वो उसे ही मार दे तो वो बिना पैसे दिए ही रिंग ले जाएगा। उसने कहा कि सिर्फ इसलिए फेंग उसकी प्यारी बहन को मरने देगा। यंगफिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बहन को दीवार से टिकाकर क्लाउड पर वार करता है, पर वो बस डॉज करके पीछे हट जाता है। फिर वो यंगफिन के सीने में एनर्जी भेजता है और पूछता है क्या वो इतना थका हुआ रहकर भी जीत सकता है। वो रिंग छूने के लिए अपनी उंगलियां बढ़ाता है, लेकिन यंगफिन कहता है कि ये सिर्फ उसके ड्रीम्स में होगा, और उसी वक्त वह रिंग निगल लेता है। आदमी मुस्कुराता है और कहता है अब उसे जबरदस्ती ही निकालनी पड़ेगी, चाहे उसे उसको आधा काटना ही पड़े। फिर कुछ होता है, रिंग एक्टिवेट हो जाता है और उसका शरीर चकाचौंध लाइट से भर जाता है। टाइम रिवाइंड होता है और लड़का जागता है। घड़ी देखते ही उसे पता चलता है कि सब कुछ शुरू होने से पहले उसके पास 3 घंटे हैं। वो अपना चेहरा छुटकाता है और सोचता है क्या वो रीइंकार्नेट हुआ है या ये कोई ड्रीम है। क्लाउड वास्तव में उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था और ये आदमी सिस्टम से पहले ही चाल चल रहा था। अब वो सोचता है कि क्या उसे एंगर में जाकर उसे अभी मार देना चाहिए। बिट्रेयल की वजह से कम उसे अपना फ्यूचर बदलने का मौका मिल गया है। इस जीवन में वो कसम खाता है कि वो अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की रक्षा करेगा और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। अचानक कोई दरवाजा जोर से किक करके खोल देता है। अंदर आते ही लड़के क्लाउड से पूछते हैं इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बॉस को रिजेक्ट करके उस लूजर के साथ रह रही हो। वो कहते हैं कि अब वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। क्लाउड डरने का नाटक करती है, लेकिन यंगफिन समझ जाता है कि ये सब एक्ट है। जैसे ही लड़का उसे मारने आता है वो आसानी से बच जाता है, फिर उसकी गर्दन पकड़कर सीधा दीवार से टकरा देता है। मोटा लड़का हैरान रह जाता है और क्लाउड को समझ ही नहीं आता कि ये अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। यंगफिन उसकी तरफ देखता है और कहता है अब तेरी बारी है ठोड़ी पे वार खाने की। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलने लगता है। क्लाउड कहती है कि वो ऐसे ही कैसे जा सकता है, आखिर पिछली रात उन्होंने सब कुछ किया था। लेकिन अब वो ठंडा और कैलकुलेशन से भरा हुआ बोलता है, अच्छा है मेरे सामने मत आना वरना मर जाओगी। वो अपना कोट उठाता है और बाहर चला जाता है। इधर क्लाउड सोचती है कि इस कमीने में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसे तोड़कर अगली सुबह गायब हो गया। बाहर निकलते ही यंगफिन नोटिस करता है कि अंधेरा क्यों बढ़ गया है और उसे काले सीड्स दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है कि ये एक प्रेमोनिशन है और इरप्शन शुरू होने वाला है। वो तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है जो उसकी पिछली जिंदगी में पीठ पर छुरा घोंपने से मर गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है। वो फोन उठाती है और मजाक में पूछती है, भाई क्या तू अपनी छोटी बहन को मिस कर रहा है? लेकिन यंगफिन सीरियस होकर कहता है, तुरंत सारे पर्दे बंद कर दो और चाहे कोई भी डोरबेल बजाए जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर कहती है कि वो तो हॉस्टल डॉर्मेट्री में है जो ऑलरेडी सिक्योर है, लेकिन जैसे ही खिड़की की तरफ जाती है देखती है कि लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगे हैं। यंगफिन उसकी तरफ चिल्लाता है, लेकिन कॉल कट जाता है। फिर भी वो थोड़ा राहत महसूस करता है क्योंकि पिछली जिंदगी में भी वो इस दिन तक सरवाइव कर पाई थी। तभी उसे पता चलता है कि अगर उसकी रिंग चमक रही है तो पास में कोई समनर मौजूद है। जैसे जैसे एनर्जी तेज होती है वो एक विमेंस रेस्ट रूम के पास पहुंचता है। अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की क्राउच होकर बैठी है, लेकिन वो पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसकी तरफ दौड़ती है। यंगफिन मन ही मन सोचता है कि अफसोस इतने अच्छे बॉडी वाली लड़की का ज़ॉम्बी बन जाना वेस्ट है, लेकिन बिना हिचके वो उस पर एक्स चला देता है। फौरन उसका क्रिस्टल उठा लेता है क्योंकि उसे जल्दी इवॉल्व होना है। इसी पल एक अजीब आदमी क्लोक पहनकर सामने आता है। ये लोग मर्चेंट्स होते हैं और पिछली जिंदगी में उसे पहला मर्चेंट ढूंढने में 3 महीने लगे थे। ये लोग आइटम्स बेचते हैं और उनकी रैंक क्लोक के रंग पर डिपेंड करती है। वो क्रिस्टल जो उसने लड़की से लिया था उसे आइटम्स में एक्सचेंज किया जा सकता है। शॉप में बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह उसे फिर डिस्काउंट मिलता है क्योंकि उसके पास वो रिंग है। अब वो डिसाइड करता है कि वीकली फंक्शन अभी भी काम करता है या नहीं, उसे चेक करे। गोल्डन हैमर का शैडो अचानक सामने आता है। यंगफिन तुरंत समझ जाता है कि ये एक एपिक आइटम है, लेकिन अफसोस शॉप डिसॉल्व हो जाती है।
उसके पास अभी इतने स्टोन्स नहीं हैं कि वो इसे खरीद सके। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से चीख सुनाई देती है। पास जाकर देखता है कि एक ज़ॉम्बी दो लड़कियों की तरफ बढ़ रहा है। लाल बालों वाली लड़की अपनी दोस्त से कहती है, जल्दी नाइफ दे। जैसे ही वो ज़ॉम्बी से कुछ बोलने की कोशिश करती है, हमारा लड़का वहां पहुंच जाता है और उसे काट गिराता है। लड़कियां डर जाती हैं। वो समझाता है कि वो औरत पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी क्योंकि उसे काटा जा चुका था। लाल बालों वाली खुद को यूं बताती है और उसकी दोस्त का नाम मोमो है। यंगफन सोच में पड़ जाता है, क्या कोइंसिडेंस है? मोमो तो फ्यूचर में एक मशहूर बायोमेडिकल साइंटिस्ट बनती है और ये रेड हेड यू बड़ी बेसिस में से एक का ट्रम्प कार्ड बन जाती है। अचानक पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, लेकिन यू उसकी शोल्डर पर कुछ फेंक देती है। क्रीचर फिर खड़ा हो जाता है। यांगफिन समझाता है, अगर सिर नहीं काटोगे तो ये मरेगा नहीं, और वो एक जोरदार स्विंग मारकर उसका क्रिस्टल निकाल लेता है। यू मन ही मन सोचती है कि ये लड़का बेहद स्ट्रांग है, लेकिन शायद थोड़ा परवर्ट भी, क्योंकि ये हमेशा बॉडीज के पास जाता है। लेकिन असल में हमारा लड़का सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा है कि इन दोनों में कितना पोटेंशियल है। बेज 3, जहां वो रहते थे, उसे इंडिस्ट्रक्टिबल माना जाता था। अचानक यू उसकी सोच तोड़ते हुए कहती है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? वो देखता है कि यू के पास भी एक क्रिस्टल है। पूछता है, कहां से मिला? उसकी दोस्त हंसते हुए मोमो की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये बॉडीज के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। बेचारी मोमो घबराकर समझाने लगती है, नहीं, मैं बस स्टडी कर रही थी, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तभी यू बोलती है, अच्छा होगा अगर तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। मोमो भी मान जाती है और यांगफेन को भी इंटरेस्ट होता है क्योंकि इससे उसका बदला लेना आसान हो जाएगा। वो अग्री कर लेता है। लड़कियां हंसकर कहती हैं, अब इतना घूरना बंद करो और बाहर जाओ, हमें चेंज करना है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आती हैं। यू तो पहले से अपोकलिप्स के लिए तैयार थी, उसके पास सारा गियर रेडी था। वो प्लान करती हैं कि किसी सेफ जगह चलना चाहिए, लेकिन यांगफेन कहता है, क्रीचर्स हर जगह हैं और वो इवॉल्व भी कर रहे हैं। ये सुनकर यू चौंक जाती है और पूछती है, क्या हम भी इवॉल्व हो सकते हैं? कुछ देर बाद यांगफेन अपना परिचय देता है और अपनी 3 कंडीशंस बताता है। उसकी हर ऑर्डर माननी होगी, सारे क्रिस्टल्स उसे देने होंगे और ट्रेटर्स की सजा मौत होगी। उसकी सोच है कि अपोकलिप्स में वो लड़कियों से भी काम करवाएगा। लड़कियां आपस में फुसफुसाती हैं। ये लड़का बहुत कॉम्पिटेंट लगता है और कंडीशंस मान लेती हैं। फिर सब स्कूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। यू घबराकर पूछती है, हम आखिर जा कहां रहे हैं? यांगफेन कहता है, बस मेरे पीछे आओ और क्रिस्टल्स कलेक्ट करो। फिर वो सीधे ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ जाता है। बाकियों को लगता है ये बहुत रिस्की है, लेकिन वो एक्स उठाता है और पहले वाले को आधा काट देता है, जिससे एक क्रिस्टल गिरता है। आर्टिस्ट थोड़ा ओवर कर गया क्योंकि वो पैनल जरूरी नहीं था। लड़की बोलती है, लगता है इसमें विटामिन और खनिज जमा हो गए होंगे, तभी ये लोग ज़ॉम्बीज बने। यू सोचता है, क्या हम भी इसे खाकर ज़ॉम्बीज बन जाएंगे? लेकिन अगर ऐसा है तो यंगफन इतने सारे क्यों कलेक्ट कर रहा है? तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाती है, मगर तभी एक कार आकर उसे कुचल देती है। एक लड़का कहता है कि हालात कैसे भी हों, उसने योंग्यू को फिर से ढूंढ लिया। उसका नाम मुटियान है और वो उस लड़की का पागल फैन है। दोनों सोचते हैं, ये बेकार इंसान यहाँ क्यों है? इस बीच यंगफन ज़ॉम्बीज मार रहा है और सोच रहा है, ये लोग इतने डिस्ट्रैक्ट क्यों हैं? यू बोलती है, ये लड़कियां तो डिज्नीलैंड में घूम रही हैं और वो लड़का तो स्कूल का प्रिंस लग रहा है। तभी मुटियन उससे बात करने लगता है, कहता है, तू मेरा बॉडीगार्ड बन सकता है। ये सुनकर यंगफेन को फ्यूचर याद आता है, जहां उसके पास ना पैसे होंगे, ना खाना, ना वेपन्स। इसी वक्त मोमो पे 2 ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। यंगफेन बात इग्नोर करके दोनों को मार देता है और कहता है, तुमने बहुत अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया। दूर से मुटियन उसे आवाज देता है, पर हमारा बंदा तो भाग चुका होता है। वो लड़का गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब तो ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे भाग रहे हैं और अब ट्रियो चारों तरफ से घिर चुका है। यांगफेन को सबसे डरावना ये लगता है कि पास ही एक सेकंड टियर फ्लावर है, यानी इवॉल्व्ड क्रिएचर। मोमो पूछती है, क्या प्लांट्स भी ज़ॉम्बीज बन रहे हैं? तभी उस फ्लावर का पॉलन ज़ॉम्बीज पर गिरने लगता है। यांगफेन वार्न करता है कि ये उसका तरीका है कंट्रोल लेने का। वो रास्ता साफ करते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। मोमो पे हमला होने ही वाला था कि यू उस मॉन्स्टर को किक मारती है। हमारा बंदा इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो बिना वेपन के लड़ रही है। फिर वही लड़का कार लेकर आता है और यू से कहता है, डर मत, मैं बचा लूंगा, और सीधा ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए डोर तक पहुंचता है। यांगफेन कहता है, सब अंदर आओ, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, दरवाजा बंद कर देता है। यू चिल्लाती है, खोलो, लेकिन वो कहता है, तुम तभी अंदर आ सकती हो जब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यू कहती है, तुम बहुत घटिया हो, लेकिन वो बोलता है, तुम गलत हो कि मुझे डिनाई करके इस पूरे बंदे के साथ हो। तभी सब यंगफेन की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, अब हम कहां जा रहे हैं? वो सबको कहता है, पीछे कैफेटेरिया की तरफ भागो। सब पीछे रिट्रीट करना शुरू करते हैं, जबकि यांगफेन सोचता है उसे इस फ्लावर से निपटना ही पड़ेगा, वरना ज़ॉम्बीज की गिनती कम नहीं होगी। क्रीचर्स को चीरते हुए वो सोचता है, ये पहले ही रैंक 2 कैसे हो गया? आखिरकार मौका मिलता है और वो एक्स से फ्लावर पर वार करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लांट लोहे जैसा सख्त है। उसे शक होता है शायद पास्ट में वापसी की वजह से चीजें बदल गई हैं। फिर प्लांट एक और पॉलन ब्लास्ट छोड़ता है और ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। यांगफेन एक को पैर में मार देता है, लेकिन पीछे से दूसरा आ जाता है। तभी किसी ने उस मॉन्स्टर के माथे पर छोटा सा नाइफ फेंका। वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए? लड़कियां बोलती हैं, हम तुम्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। फिर वो यू के हाथ पर स्क्रैच देखता है और
पूछता है हर्ट हो क्या। यू कहती है इग्नोर करो और पहले प्लांट को खत्म करो। मोमो बताती है कि वो गैस सिलेंडर से क्रीचर को आग लगाना चाहती है। यू आगे बढ़कर ज़ॉम्बीज रोकती है और यंग फेन सिलेंडर उठाकर प्लांट पर फेंक देता है और आग लगा देता है। मॉन्स्टर जल उठता है और वो शुक्र मनाता है कि ये बस रैंक 2 क्रीचर था, लेकिन तभी वो डेथ पॉलन छोड़ता है। यंग फेन वार्न करता है कि इससे तुम लोग सो जाओगे, सावधान रहो। थोड़ी देर बाद कोई ज़ॉम्बीज के बीच यू को ढूंढते हुए आता है। वो मुटियान है। वो सोचता है ये सब कैसे हरा दिया। वो प्लांट के पास जाता है और जमीन पर कुछ देखता है। जैसे ही वो पेटल छूता है, मिट्टी से कुछ निकलकर उसे चीर देता है और वो खून थूक देता है। इसी बीच यू कहती है उसे चक्कर आ रहे हैं। यंग फेन समझता है कि वो इन्फेक्ट हो गई है। यू कहती है मुझे मार दो, लेकिन यंग फेन उसे कंधे पर उठा लेता है और कहता है रिलैक्स करो, अगर तुम ज़ॉम्बी बनी तो मैं बिना हेस्टेशन के मार दूंगा। यही कहते हैं लोगों को कैल्म करने का प्रोफेशनल तरीका। उसे हल्का स्क्वीज करते हुए कहता है हमें विमेंस रेस्टरूम तक जाना होगा। फिर वो भागता है और मोमू को कहता है मेरे पीछे आओ। वो जगह पहुंचकर वेंडर से मिलता है। यंग फेन कहता है मोमू सारे क्रिस्टल्स दे दो। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसी अजनबी को क्रिस्टल्स क्यों दे रहा है। अचानक वो ट्रेड एक्टिवेट करता है और उनकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि क्या उसने उन्हें छोड़ दिया। इस बीच हमारा बंदा देखता है कि प्यूरिफिकेशन वाटर की कीमत पहले से 4 कॉइन्स हो चुकी है। कैपिटलिज्म की ग्रीड, खासकर यू के लिए। लकी बंदे के पास रिंग है जिससे वो सस्ता खरीद सकता है। बस वही दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन। सब कुछ खरीदने के बाद उसने 40 क्रिस्टल्स खर्च किए, लेकिन अब भी 60 बचे हैं। आइटम लेते वक्त वो सोचता है कि इस बार की जिंदगी में वो किसी का स्लेव नहीं बनेगा और किसी को भी उसके पसंदीदा लोगों को छूने का हक नहीं होगा। वो आइटम एक बॉटल में डालता है और सोचता है कि फिलहाल इसे सीक्रेट ही रखना बेहतर है। ट्रांजैक्शन खत्म होते ही वो पूछता है लड़की कैसी है। लड़की ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी है और मोमो बताती है कि वो मरने वाली है। फिर हमारा बंदा एक बड़ा गल्प लेता है और हाँ, तुम सही समझे, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी यूज करने वाला है उसे हील करने के लिए। उसकी फ्रेंड डर जाती है, लेकिन उसी वक्त यू के हाथ का जख्म हील होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यू उठती है, वो गुस्से में हमारे बंदे पर गोली चला देती है, सोचकर कि शायद वो समझता है ऐसे किसी को भी बचाया जा सकता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये ही एक तरीका था। तभी उसकी फ्रेंड खुद गिरकर रोते रोते थैंक करती है कि उसने उसे मरने नहीं दिया। यू सोचती है कि ये सब उस हुडेड गाय से जुड़ा हुआ है। हमारा बंदा कहता है तुम स्मार्ट हो। फिर बताता है कि उसके पास रहने से ही ट्रेडिंग एरिया में एंट्री मिलती है, लेकिन अब जल्दी करना होगा, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बाहर निकलकर वो एडवाइस करता है कि गिरे हुए ज़ॉम्बीज से क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लो। तभी एक ज़ॉम्बी उनके पास आता है। यंग फेन नोटिस करता है कि वो मुखियान है। उसी वक्त टोक्यो गोल स्टाइल अटैक यू पर होता है, लेकिन हमारा हीरो फिर से उसे बचा लेता है। मोमो ऑलमोस्ट गिर जाती है और यंग फेन वार्न करता है कि प्लांट की एक डिस्टेंस लिमिट है। दोनों डर जाते हैं। यू इमोबिलाइज हो जाती है और डरती है। शुक्र है कि यंग फेन टाइम पर उसे काट देता है, वरना सीन क्रैश हो जाता। वो उन्हें सावधान रहने को कहता है और यू माफी मांगती है कि वो स्लो है। फिर प्लांट टॉक्सिन अटैक करता है और यंग फेन सबको वार्न करता है कि मुंह कवर करो, लेकिन फिर वही स्टबन प्लांट पीछे से अटैक करता है। लगता है ऑलमोस्ट खत्म कर देगा, पर लकी है कि यंग फेन के पास वो लेजेंडरी रिंग है जो इंस्टेंटली सारी इम्प्यूरिटीज साफ कर देता है। उसी से वो प्लांट को काट देता है। ब्रांच पर उसके स्टोन्स थे और वो उन्हें कलेक्ट कर लेता है। यू पूछती है ये क्या है। वो बताता है कि ये 2nd डिग्री कोर है, लेकिन अभी इसे खाया नहीं जा सकता। यू पूछती है तो क्या ये खाने के लिए है। यंग फेन जवाब देता है हाँ, लेकिन उसी वक्त एक और छोटा प्लांट जमीन से निकल आता है। मोमो वार्निंग देती है कि केयरफुल रहो। यंग फेन कहता है टेंशन मत लो, ये फ्लावर का एसेंस है। यू कंफ्यूज हो जाती है तो यंग फेन कहता है बाद में समझाऊंगा, अभी तो मर्चेंट के पास वापस जाना है। और देखो, वो आदमी अब भी विमेंस रेस्टरूम में ट्रेड कर रहा है। सच में अजीब बंदा है। इस बार वो ट्रेड एक्टिवेट करता है और खरीदता है एक गन, एक पोशन और वो लेजेंडरी हैमर। लड़का फिर से ब्रोक हो गया है, लेकिन वो पिस्टल और कुछ एक्सपीरियंस पोशंस यू को दे देता है। यू एक राइफल लेकर आती है और पूछती है कि क्या उसे ये भी चाहिए। वो मना करता है और उसे हैमर दिखाता है। यू पूछती है ये क्या है, तो वो आइटम एक्टिवेट करता है। उसके नीचे एक मैजिक सर्कल प्रकट होता है और वो कहता है कि इस नए प्रोफेशन और रिंग के साथ उसे मारना मुश्किल होगा। यू कहती है कि उसमें ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन वो इग्नोर करके हैमर पकड़ता है और सोचता है इस प्रोफेशन के साथ तो स्काइज द लिमिट। वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके एक्स को लिक्विड में बदल देता है और अगले ही पल वो एक सोर्ड बन जाती है। वो बताता है कि एक फॉर्जर किसी भी हथियार को बना सकता है और उसमें एसेंस डाल सकता है। जैसे ही वो प्लांट वाला एसेंस डालता है, ब्लेड से नीली ऑरा निकलती है। अब ये सोडो दुश्मनों को पैरालाइज कर सकती है। मोमो पूछती है क्या वो उसका स्कैल्पल अपग्रेड कर सकता है। वो एक शावर हेड पकड़कर उससे 2 छोटे नाइव्स बना देता है। दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये तो लॉजिक को ही चैलेंज कर रहा है। वो कहता है जल्दी पी लो। यू बिना झिझक पोशन पी लेती है और एक मोमो को भी देती है। वो पूछते हैं क्या एबिलिटीज मिलेंगी। यांग फिन बताता है कि बस फिजिकल
मैजिकल पावर्स। साइंटिस्ट मोमू चाहती थी पोशन को ऑब्जर्व करके खुद बनाना, लेकिन रिस्क देखते हुए वो भी पी लेती है। दोनों हल्के से ग्लो करने लगते हैं और एनर्जी से भर जाते हैं। हमारा बंदा एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है और कहता है अब टाइम है मेरी सिस्टर को बचाने का। आखिरकार उसे अपनी बेचारी बहन याद आई। बाहर निकलते ही एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है तो यांगफेन गाड़ी एक्सेलरेट करके उसे उड़ा देता है। वो लोग विमेंस डॉर्मेट्री बिल्डिंग नंबर 1 पहुंचते हैं। पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज कार के पीछे दौड़ रहे होते हैं। वो गाड़ी को सीढ़ियों में अटका देते हैं ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए। तीनों बाहर निकलते हैं और दौड़ते हैं, लेकिन कॉरिडोर में पहुंचकर यांगफेन को लगता है कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो अपनी सिस्टर के कमरे में पहुंचता है, दरवाजा खुला होता है और खिड़की टूटी हुई। यू नीचे बैठकर कहती है लगता है तुम्हारी सिस्टर यहाँ घायल हुई थी। हमारा बंदा सोचता है कि ये नामुमकिन है। मोमो बंक बेड की तरफ जाती है और कहती है कि वहाँ एक फोन पड़ा है। उसमें दिखता है कि उसकी स्पोर्ट्स वॉच 15 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुई थी। यांगफिन कहता है वो दूर नहीं गई हो सकती और सब उसे ढूंढने निकलते हैं। उधर 7वें माले पर लड़कियों का एक झुंड कमरे में बंधा हुआ है। एक कमीना आदमी प्रतियोगी की सिस्टर की ठुड्डी पकड़कर कहता है ये अपोकलिप्स कितना अच्छा है, अब हम सब मिलकर ऊनो खेल सकते हैं। वो ताना मारती है चुप रहो नहीं तो मेरा भाई आकर तुम्हें पीटेगा, लेकिन वो हंसते हुए कहता है चुप रहो। जब वो चीखती है तो वो कहता है यही तो मजा है। वो सोचती है कि उसे अपने भाई की बात माननी चाहिए थी और किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। तभी बाम कोई जोर से किक मारकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो देखती है कि उसका भाई आया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन हमारा बॉय तो यूनो खेलने नहीं आया था। बोलने से पहले ही उसके सीने पर एक स्लैश लगता है। आसपास के लोग कहने लगते हैं कि अकेले आना पागलपन है, मगर यंगफेन सबको इग्नोर करके बस अपनी सिस्टर को कहता है कि टेंशन मत लो। वो एक और फोटोशॉप कट मारता है और ऊपर से एक और लड़का कूद कर आता है, लेकिन उसके माथे पर बस हल्की सी पोक लगती है। यू आखिरी वाले को खत्म कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में वहाँ सिर्फ एक फूल बचता है। वो जमीन पर गिरकर मिन्नत करने लगता है कि उसे माफ कर दो, मत मारो। यू कहती है कि उसे किसी को मारकर बुरा लग रहा है, मगर यंगफेन कहता है चिंता मत करो, ये लोग डिजर्व करते थे। फिर वो अपनी सिस्टर को छुड़ाता है और वो डर के मारे उसे हग कर लेती है। बाकी गर्ल्स भी थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं कि अब उनकी सेफ्टी उस पर डिपेंड करती है, लेकिन लड़का ठंडा जवाब देता है रिजेक्ट्स बोथ ऑफ देम। वो इशारा करके कहता है कि इस दुनिया के एंड में वो किसी ट्रैश का ख्याल नहीं रखेगा। अगर वो खुद डिफेंड नहीं कर पाई तो इनकी हालत भी जमीन पर पड़े इन दोनों जैसी हो जाए। इसी बीच मोमो ऊपर पहुंच जाती है और यांग कहता है कि उसकी सिस्टर मिल गई, अब चलना है। बेचारी बाकी लड़कियां बस जलन से देखती रह जाती हैं कि हमारा बॉय सिर्फ उन तीनों को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी मंजिल पर आते ही देखते हैं कि गाड़ी ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है। हमारा बॉय कहता है कि पहले वो हैंडल करता है। वो कूदकर एक को घुटने से मारता है और दूसरे को स्लैशिंग करके गिरा देता है। फिर ऊपर देखता है और कहता है अब नीचे आओ, सब क्लियर है। अगले सीन में वो लोग किसी और जगह की तरफ बढ़ते हैं। उसकी सिस्टर कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। यांग कहता है ठीक है, सुपरमार्केट रुकते हैं। यू कहती है रिस्की है, लेकिन मोमो बोलती है कि सर्वाइव करने के लिए जितना ज्यादा सामान इकट्ठा करेंगे उतना बेहतर होगा। वो एक्सेलरेट करती है और गाड़ी रोक देती है। यांग कहता है कि गार्ड को वो संभालेगा। एक स्लैश मारकर दरवाजा खोलता है और सब अंदर आ जाते हैं। यू को अजीब लगता है कि अंदर कोई नहीं है। मोमो भी अग्री करती है। सारे ज़ॉम्बीज तो विंडोज पर हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं। तभी किंग्स रोर इशारा करता है कि एक जगह पर खून है। मोमो वॉर्न करती है ये ह्यूमन ब्लड है, सावधान रहना। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि तुम लोग सप्लाईज कलेक्ट करो, ये मैं संभाल लूंगा। जैसे ही वो ग्लास के पास पहुंचता है उसे खून से सना हुआ मांस दिखाई देता है। शायद किसी ने पहले ज़ॉम्बी साफ कर दिए और फिर उन्हें अट्रैक्ट किया ताकि वो बाहर रुके रहें। यू को 2 बैकपैक्स फुल ऑफ सप्लाईज मिलते हैं। एनफ्रा को पता है कि भले ही रिंग कुछ आइटम स्टोर कर सकती है, लेकिन उसे और तरीकों की जरूरत पड़ेगी स्टॉक भरने के लिए। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। दूसरी मंजिल पर कोई कैमरा से देख रहा होता है और पूछता है क्या ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। उसके पास खड़ी है क्लाउडिया बन्नी ड्रेस में। वो कहती है वो कभी मेरा बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सुबह जो हुआ वो बस मजाक था। लेकिन सामने वाला लड़का बताता है कि ये पागलपन शुरू होते ही वो अचानक बहुत स्ट्रांग हो गया। वो क्लॉडिया का चेहरा पकड़कर पूछता है तू झूठ बोल रही है। क्लॉडिया कहती है नहीं। तब वो धमकी देता है कि आज रात उसे टॉर्चर मिलेगा। क्लॉडिया कैमरा की तरफ देखती है और गुस्से से प्रोटैगनिस्ट को कोसती है। वो कहती है उस बास्टर्ड ने नई गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे इस परवर्ट के साथ छोड़ दिया। वांग कैमरा पर यू को देखता है और कहता है बुरी नहीं है। क्लॉडिया जो बेवकूफ नहीं है सजेस्ट करती है तीनों गर्ल्स हों तो अच्छा रहेगा। असल में उसका प्लान बस खुद को बचाने का है। मार्केट के गार्ड्स बोलते हैं कि इन्हें संभालना होगा क्योंकि सप्लाईज उनकी हैं। गैंगफेन को कैमरा दिखता है और सबको बोलता है आराम करो, उसे कुछ चीजें इकट्ठा करनी है। वो यू के पास जाकर विस्पर करता है हम पर नजर रखी जा रही है, सावधान रहना। फिर धीरे से उसे एक प्लान समझाता है। थोड़ी देर बाद वो सामान के बीच घूम रहा है, सोच रहा है फ्यूचर में ये आइटम्स बहुत महंगे होंगे, इसलिए ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी उसकी रिंग में बस 10 स्क्वायर मीटर्स का ही स्पेस है। वो जमीन से एक बोतल उठाता
उठाता है और कैमरा पर फेंकता है। बिना किसी को दिखाए ढेर सारा सामान रिंग के अंदर खींच लेता है। तभी अचानक एक नाइफ उड़ती हुई आती है और कोई चिल्लाता है, चोरी करना बंद कर। हमारा बॉय आसानी से डोड कर लेता है और पूछता है, कौन सी चोरी? पीछे मुड़कर यू पहचान जाती है, ये वांग वेलोंग है, वही बास्टर्ड जिसने अपोकलिप्स से पहले उसकी जिंदगी खराब कर रखी थी। वांग अपने दोस्तों से कहता है, इसकी टांगे तोड़ दो, लेकिन हमारा बॉय एक एक करके सबको एल्बो से चिन पर मारता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाकी गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि ये यंग लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। वांग गुस्से में कहता है, मैंने ऑलरेडी लोगों को भेजा है गर्ल्स को पकड़ने के लिए, अगर तू रेजिस्ट करेगा तो वो मरेंगे। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या बकवास कर रहा है? वो यू थी जिसने उसकी भेजी हुई सारी ट्रैश को खत्म कर दिया। वांग शॉक में रह जाता है कि यू ने उसके दोस्तों को गिरा दिया। वो घुटनों पर गिरकर यांग से कहता है, मुझे मजबूर किया था ज़ाओयुन ने। लेकिन उसी वक्त वो अपनी बैग से बटन निकालकर अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही बटन यांग के हाथ से टच करता है, उसकी रिफॉर्जिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो बटन ट्रांसफॉर्म होकर ब्लेड बन जाती है। वांग जमीन पर लौटते हुए डर से पूछता है, ये कैसी मैजिक है? और उसी पल बाकी वर्कर डरकर भाग जाते हैं। यू उस एबिलिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है। हमारा बॉय पूछता है, तू सच में मुझे मारना चाहता था? वो डरपोक लड़का माफी मांगता है और कहता है, नहीं, वो दूसरे वाले का आइडिया था। लेकिन हमारा बॉय ठंडे अंदाज में कहता है, ठीक है, जाने देता हूँ, सीधा हेल में। और बेचारा वहीं ढेर हो जाता है। यू सोचती है, कब मेरे पास भी ऐसी मैजिक आएगी? भागे हुए गार्ड्स कॉर्नर में पड़े हुए लिटरली बेग कर रहे हैं। यू कहती है, ये तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, इन्हें छोड़ सकते हैं। हमारा बॉय कहता है, ठीक है, निकलो यहाँ से। और मजेदार बात, वो लोग सच में लिटरली लुढ़क लुढ़क कर बाहर चले जाते हैं। तभी क्लाउड, अब नाम है शाओयुन होंग, दूसरी रूम में भागती है और कहती है, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। वो मोशन सेंसर्स एक्टिवेट करती है और दरवाजे खुल जाते हैं। हमारा बॉय तुरंत समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी। वो यू से कहता है, ऊपर जाकर सेंसर्स बंद करो, मैं ज़ॉम्बीज रोकता हूँ। उसकी बहन और मुमू भागते हुए आती हैं और हमारा बॉय आगे कूद जाता है। बेचारी बहन कांपते हुए किंग्सवर को बचाने की कोशिश करती है, कहती है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। यू कंट्रोल रूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो डोर खोलने वाली होती है, शाओयुन बैटन से अटैक करती है। यू डॉज करके उसे पकड़ लेती है और चोक होल्ड में डाल देती है। कुछ देर बाद वो बंधा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। यू गुस्से से उसे गालियां देती है, लेकिन साथ ही सेंसर्स बंद करने लगती है। प्रॉब्लम ये है कि दरवाजे से लगातार ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे हैं और वो बंद ही नहीं हो रहा। यांग फंग उसे बोलता है, फिक्र मत करो, मैं अभी भी सब संभाल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सब नीचे आते हैं और चाओयुन नाटक शुरू करती है, मुझे यू मार रही है, बचाओ मुझे। यू कहती है, ये क्या बकवास है? लेकिन शाओयुन सफाई देती है, मैंने तो बस दरवाजा खोला था ताकि तुम बाकी लोगों से निपट सको। हमारा बॉय उसका चेहरा पकड़कर पूछता है, तू सच में हेल्प करना चाहती है? वो भारी हथियार दिखाकर कहती है, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा बॉय ठंडे दिल से बोलता है, ठीक है, प्रूव कर अपना लव, और उसे बंधा हुआ बाहर फेंक देता है। वहीं ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। वो दर्द से तड़पती है और वहीं खत्म हो जाती है। किंग्सवेयर राहत की सांस लेता है कि आखिरकार वो मर गई। यू पूछती है, क्या वो सच में तेरी एक्स थी? वो बस हाँ कहता है। यू सजेस्ट करती है, आज यहीं रुक जाते हैं, वॉशरूम और रूम्स भी हैं आराम करने के लिए। सब नहाते हैं, चेंज करते हैं। मोमो लेवल एक पोशन पीने के बाद अब ग्लासेस की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन हमारा बॉय रुकता नहीं, वो पूरी रात मार्केट से सप्लाईज खींचता रहता है। अगली सुबह 3 नए लड़के गेट पर आते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, देखते हैं कि मार्केट बिल्कुल खाली है। वो शॉक्ड है, इतना सामान गायब कैसे हो सकता है? उनमें से एक कहता है, 2nd फ्लोर है, सब ऊपर ले गए होंगे। बाकी डरते हैं कि रिस्की है, लेकिन लीडर बोलता है, पहले तुम लोग जाओ। जैसे ही वो डोर खोलता है, सीधा एक ब्लेड उसके चेहरे की तरफ आता है। यांगफेन का क्विक स्लैश देखकर पीछे वाले सब डर जाते हैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। तभी यू दरवाजा खोलती है और पूछती है, कौन हो तुम लोग? वो सब हाथ जोड़कर कहते हैं, बस खाना चाहिए था, बचा लो। हमारा बॉय ब्लेड नीचे कर देता है और कहता है, यहाँ कुछ नहीं है, गायब हो जाओ। लेकिन उनमें से एक यू की तरफ इशारा करके कहता है, उसके बैकपैक में जरूर खाना है। चेहरे पर विलन वाली ग्रिन लाकर कहता है, इतना तो होगा कि हम सब बच जाएं। तभी एक नाइफ उनके सिर के पास से छू कर निकल जाती है। यू ठंडे अंदाज में बोलती है, अगर लेने की कोशिश की तो लेने से पहले मरोगे। ग्रीन जैकेट वाला लड़का डर कर माफी मांगता है, ठीक है, हम जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला कहता है, सच में ऐसे ही छोड़ दोगे? उसका दोस्त विस्पर करता है, फॉलो करो, बाहर एम्बुश कर देंगे। छवि लड़का कहता है, मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ, मुझे बस कैट फूड चाहिए। वो बताता है कि उसे एक बेस पता है जहाँ प्रोटेक्शन भी है। यू कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसके पीछे कुछ हिलता है। वो चीज छवि लड़के के कंधे पर चढ़ जाती है। वो जल्दी से कहता है, डरो मत, ये किटन है, खाना खा रही है। वो बताता है कि वो सुपरमार्केट सिर्फ इसलिए आया था ताकि कैट फूड मिल जाए। यू कहती है, नीचे से ले लो। वो समझाता है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। यांगफेन बोलता है, हाँ, मैंने रात को आवाज सुनी थी, किसी ने सब चोरी कर लिया। तभी किंगशोर दौड़कर आती है, किटन कितनी क्यूट है, मुझे हग करना है। यांगफेन वॉर्न करता है, ये क्रीचर म्यूटेट हो चुका है,
छवि लड़का गुस्से में कहता है, मत बोलो मेरी पेट को मॉन्स्टर। लेकिन किंगशर जिद करती है और किटन को उठा लेती है। वो कहती है, अब हम सिस्टर्स हैं, मैं अपना खाना भी शेयर करूंगी। थोड़ी देर बाद छवि लड़का पूछता है, तुम लोग मेरे साथ मिलिट्री बेस नहीं चलोगे? हमारा ग्रुप मना कर देता है। किंगशर उदास होकर किटन को बाय बाय वेव करती है। उसी समय पहले वाले लड़के फिर वापस आते हैं। इस बार उनके साथ ज़ॉम्बी डॉग्स भी हैं। वो पास आकर माफी मांगने का नाटक करते हैं। हम डर गए थे, लेकिन आपस में नजरें मिलाते ही सिग्नल देते हैं प्लान शुरू करने का। एक किंगशर को पकड़ लेता है, दूसरा यू पर हमला करता है, लेकिन ब्लेड उसके पास आते ही यांगफेन उसका हाथ पकड़ लेता है और ठंडे स्वर में बोलता है, मैं जानता था तुम्हारा इरादा। वो उसका हाथ तोड़ देता है और वो एग्नी में चिल्लाता है, छोड़ दो। इस बीच बाकी 3 रिसोर्सेज पर लड़ने लगते हैं। फिर उनमें से एक चिल्लाता है, ज़ॉम्बी डॉग्स आ रहे हैं। जैसे ही मोटा लड़का थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है, हमारा बॉय उसका बैकपैक छीन लेता है और मोटरसाइकिल पर भाग जाता है। पीछे देखकर यांगफेन को कुत्ते आते दिखाई देते हैं। किंगसुर तुरंत चिल्लाता है, सावधान। उसी वक्त हमारा बॉय चालाकी करता है, उस लड़के का हाथ पकड़कर सीधा जानवरों की तरफ फेंक देता है। बाकियों से कहता है, इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाओ और कार तक भागो। वो मोमू को बैकपैक पकड़ने को कहता है और समझाता है, ये बीस्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तभी उसकी बहन कार लेकर आ जाती है और सबको चिल्लाती है, जल्दी बैठो अंदर। भागते भागते यांगफेन पीछे देखता है। वहाँ एक म्यूटेटेड लेवल 2 डॉग खड़ा है। वो कहता है, तुम लोग आगे बढ़ो। सब इंसिस्ट करते हैं कि वो कार में आ जाए, लेकिन वो ठंडे अंदाज में बोलता है, रास्ते में मत आना, और खुद उस डॉग का सामना करता है। कार के अंदर यू घबराकर कहती है, हमें वापस जाकर हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मोमू कामली जवाब देती है, बेहतर होगा अगर हम यांगफेन पर ट्रस्ट करें। इधर हमारा गाय अटैक्स रोकते रोकते ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है। डॉग उसे डिवोर करने ही वाला है, लेकिन उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस है। वो कहता है, अब तुझे एक लेसन सिखाना पड़ेगा। एक तेज स्विंग में ब्लेड साइड से घूमता है और डॉग का सिर उड़ा देता है। वो काल्मली उसका व्हाइट कोर कलेक्ट कर लेता है, लेकिन अब एक पूरी लीजन ऑफ डेविल डॉग्स उनकी तरफ दौड़ रही है।